हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 10th में आपके पास आई थी लाइव प्रोसेस, और जया प्रक्रम में सबसे पहले आपने फोटोसिंथेसिस बेसिक चीजें जानी थी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। आपको चीजें समझ आ रही होंगी। यहाँ पर जो कुछ इमेजेस बनी हैं, स्पेशली ये जो साइकिल है, ये अब आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं, एक बार रिवाइज कर हम यहाँ पर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए, इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे पास आए थे जो प्रूव करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस में आपने कहा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट की जो आवश्यकता है या इनकी जो नेसेसिटी है, उसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ पे प्रूव करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन बनी है और यहाँ पे स्टार्च बना है, वो भी प्रूव किया जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कुछ कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। जैसे कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे कि हमने कहा एक रिडक्शन प्रोसेस है, क्या आपने कहा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। एनाबॉलिक प्रोसेस है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो वो यहाँ पर बन रहा है। फिजिको केमिकल थ्योरी है, प्रोसेस है, क्योंकि आपने कहा फिजिकली चेंज भी हो रहे हैं और केमिकली आ रहे हैं। क्या अगर हम कहें कि फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट क्यों है या फिर फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रूफ क्या है, तो हमने कहा दो ही चीजें हमारे पास आती हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये दो ही हमारे पास प्रूव आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे बेलजार एक्सपेरिमेंट जो दिया था जोसेफ प्रिस्टली ने। इन्होंने यहाँ पे बताया था ऑक्सीजन का जो प्रूव है, इन्होंने प्रूव के तौर पे क्या बताया था कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटो प्रकाश संश्लेषण के दौरान। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तभी आपने बेलजार एक्सपेरिमेंट में देखा यहाँ पर जो माउस है उस एक कैंडल है, और सेम जो एक्सपेरिमेंट है वो माउस के साथ भी किया गया। आपने कहा एक जार को लिया गया और उस जार को जलती हुई जो कैंडल है उसके ऊपर रख दिया जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि वो जो कैंडल है वो बुझ जाती है कुछ ही सेकंड में, टाइम नहीं लगता, बुझ जाती है। अब क्या किया गया है, कैंडल के साथ एक प्लांट को रखा गया है, उसके ऊपर से एक जो यहाँ पे जार है उसे रखा और देखा कि यहाँ पर जो कैंडल है वो जल रही है। हमने कहा कि जलने के लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर ही है यहाँ पे जलाना, हमने कहा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्या कर रही है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रही है। और अगर आप बाहरी वातावरण में देखेंगे तो हम आग जलने के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, नेसेसिटी। सेकेंड जो हमारे पास आया था बैरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आया था, जिसमें यहाँ पे बताया गया था क्लोरोफिल इज द पिगमेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि इनमें क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो जैन इंजन, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और इन्होंने कहा प्रूव्ड प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड आर डिपेंड ऑन लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रूव किया है। C.W. एंगलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला, आपने कहा डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइट वेवलेंथ एंड द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये कुछ आपके पास आते हैं एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में भी दिए गए, सारे आपकी बुक में मेंशन है, इसीलिए आपको पढ़ना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्सपेरिमेंट ने किस चीज़ का प्रूफ दिया है। किसी ने ऑक्सीजन का बताया है, किसी ने लाइट का बताया है, किसी ने यहाँ पर स्टार्च के प्रेजेंस को बताया है, किसी ने यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को प्रूफ। तो आपको ये पता होना। अब हमने कहा था फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, तो ये हम जानते हैं कि मीजोफिल सेल है, उसमें अपने के पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। सॉरी, पोर्शन पे नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये है क्लोरोप्लास्ट, और हमने कहा था ये जो एक आपको जैसे क्या होता है, आपको कुछ वैसी संरचना इस प्रकार से है, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे थैलाकॉइड कहते हैं। और थैलाकॉइड की एक सीरीज प्रकार से बंडल, इसे हमने क्या कहा, यहाँ पे ग्रैनल ग्रैनम कहा या ग्रैनल थैलाकॉइड का। इस पूरे बंडल को या तो हम ग्रैनम कहते हैं या ग्रैनल थैलाकॉइड।
आपने कहा इसके अलावा बीच में भी होते हैं इस प्रकार से, जो दो ग्रैनम को जोड़ने का काम करते हैं, से अटैच्ड होते हैं इस प्रकार से। आपने कहा एक ग्रैनम ये था और एक ये है, ठीक है। इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा इसे कहते हैं स्ट्रोमल थैलाकॉइड या फिर स्ट्रोमल लैमेली, दोनों ही नाम है। दोनों में डिफरेंस क्या आता है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इन बंडल्स के अलावा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो होती है वो दो पार्ट में होती है। पहला आता है लाइट रिएक्शन, और दूसरी आती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। पहले की होगी लाइट रिएक्शन, फिर होगी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो यहाँ पर होती है थैलाकॉइड, चाहे वो स्ट्रोमल थैलाकॉइड हो, चाहे वो स्ट्रोमल थैलाकॉइड हो, चाहे वो ग्रैनल थैलाकॉइड हो, ये लाइट रिएक्शन होती है थैलाकॉइड में। और जो डार्क रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा यहाँ पर आपको नाम देंगे। ये जो आपने कहा कि लाइट ग्रीन कलर का है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और साथ साथ में हम रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, क्लियर है। अब हमने बात की थी यहाँ पे पिगमेंट्स की। हमने कहा पिगमेंट्स क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए का अगर हम बात करें, उसके कलर की हम बात करें, तो आपने कहा ब्लूइश ग्रीन होता है। क्लोरोफिल बी जो है वो येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है। ज़ैंथोफिल हमने कहा येलो होता है, कैरोटीनॉइड वो येलो टू ऑरेंज। यहाँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ अब थैलाकॉइड की। ये एक थैलाकॉइड है, ठीक। ये क्या है, एक थैलाकॉइड है। लेकिन ध्यान रखिए ये कौन से थैलाकॉइड की हमने बात की थी, कहा था ये ग्रैनल थैलाकॉइड। डिफरेंस है यहाँ पर ग्रैनल थैलाकॉइड में स्ट्रोमल थैलाकॉइड में। क्या डिफरेंस है, फोटो सिस्टम का। फोटो सिस्टम क्या होते हैं, आपने कहा वो सिस्टम जो कि लाइट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। कंज्यूम वर्ड सही नहीं होगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो है आपके फोटो सिस्टम। और आपके फोटो सिस्टम ही हेल्प करते हैं यहाँ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन क्या है आपके लिए, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का उत्पाद क्या है, ठीक है। तो उत्पाद हमने पढ़े NADPH प्लस ATP, प्लस नहीं आएगा यहाँ, NADPH ATP, ये यहाँ पर लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। क्योंकि आप डार्क रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, डार्क रिएक्शन में आपने कैल्विन साइकिल पढ़ ली है, कुछ देर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कैल्विन साइकिल हमारी रह जाती है, जिसे हमें अभी क्या करना है, कंप्लीट, ठीक है। तो हमने कहा कि ये है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट। और आपने कैल्विन साइकिल में यही पढ़ा था कि NADPH और ATP का यूज हो रहा है, तभी डार्क रिएक्शन होगी, तभी ग्लूकोज का फॉर्मेशन। आपने कहा यहाँ पर क्या होते हैं, फोटो सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो फोटो सिस्टम में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, जल्दी से रिवीजन करेंगे। देखिए ये आपका रिवीजन टाइम भी है, तो जल्दी से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपने कहा ये है यहाँ पर रिएक्शन सेंटर, क्या होता है रिएक्शन सेंटर और कौन होता है रिएक्शन सेंटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने ये चीजें डिस्कस की हैं। ये है आपका रिएक्शन सेंटर, जो कि आपका क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है, ठीक है। और ये हैं आपके एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग, एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या क्या होते हैं इनमें, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, ठीक है, कैरोटीनॉइड है। तीन पिगमेंट जो बनाते हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक बनाते हैं यहाँ पे रिएक्शन। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है, अगर फोटो सिस्टम सेकंड है तो ये क्या करेगा, 680 नैनोमीटर की 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली लाइट होगी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या कहा, एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब किया। अब ये वेवलेंथ ज़्यादा थी, ठीक है, फिर इन्होंने एक दूसरे को पास किया इस प्रकार से, एक दूसरे को क्या किया,
पास किया, क्या पास किया जाता है? आपने कहा जब पिगमेंट्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब, हमने कहा इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ तो वो 4 फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, क्या हुआ है पिगमेंट है, उसने जब एक लाइट को एब्जॉर्ब किया है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने के बाद ये फिर से ग्राउंड स्टेट पे भी आएगा, ऐसा नहीं कि एक्साइट हो गया है तो ऊपर रहेगा, वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करता है 3 फॉर्म में। एक तो है हमने लाइट की फॉर्म में, एक हमने कहा है हीट की फॉर्म में है, एक हमने कहा है कि दूसरे पिगमेंट को क्या करेगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी पिगमेंट को पास हो जाता है। तीसरा, चौथा हमने कहा अगर इसी पिगमेंट के पास कोई ऐसा एंजाइम है जो यहाँ पे NADPH और ATP का फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, NADPH और ATP का फॉर्मेशन करेगा। यही हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे हमने कहा एंटीना में जो भी पिगमेंट है उन्होंने एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। एक और हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था E=1/λ। इट मीन्स की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जो वेवलेंथ है वो कम होगी। क्या वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी। आपने कहा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट जो पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सीधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करे, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है वो कम होगी। धीरे धीरे एक जो पिगमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे पिगमेंट को तीसरे पिगमेंट को ऐसे पास कराते चले जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे पिगमेंट में पास होता चला जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो रहा है और वो दूसरे पिगमेंट में पास हो रहा है तो इसके लिए वो एनर्जी का यूज़ करेगा। अब एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, जितनी एनर्जी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ली गई थी उतनी एनर्जी नहीं बचेगी जब तक कि इलेक्ट्रॉन एंटीना से कहा जाता है रिएक्शन सेंटर में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर में जाता है तब इसकी वेवलेंथ होती है, या हमने कहा कि रिएक्शन सेंटर कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, आपने कहा 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। हमने एक स्टेटमेंट दी थी, रिएक्शन सेंटर हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट एनर्जी पे काम करेगा, यही हमने कहा था। ठीक है, क्या बोला था, हमने कहा जो रिएक्शन सेंटर है वो हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट एनर्जी पे काम करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ है उतनी कम क्या है एनर्जी। क्यों कम है, आप समझ पा रहे हैं कि जब एनर्जी पूरा घूम के गई है, इलेक्ट्रॉन जब पूरा घूम के गया है तो उसने एनर्जी यूज़ की, एनर्जी यूज़ की तो एनर्जी कम हुई है। एनर्जी कम होने का मतलब है जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो बड़ी है। इसके साथ ही हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आता है और एक यहाँ पे एंजाइम आता है। फोटो सिस्टम सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे क्या होगा, फेयोफाइटिन होगा। ठीक है, और अगर हम फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो क्या डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, ये तो फोटो सिस्टम सेकंड की बात है। फोटो सिस्टम 1 में अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस आता है, सबसे पहले तो ये 680 की जगह 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, FeS होगा, FeS होता है। क्लियर है इतना। अब ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ी नहीं है, सारी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं थैलाकॉइड पे और ग्रैनल थैलाकॉइड पे। ग्रैनल थैलाकॉइड जो होता है दोनों की फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, एक बार जल्दी से देखिए क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या हुआ है। जब आप ये रिवाइज करेंगे तभी आप आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये है ग्रैनल थैलाकॉइड। इसमें स्टोमल थैलाकॉइड जो होता है उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, नहीं होता है। अब ये जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था ये क्या हो रहा है, ये फोटो फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ATP बन रही है यहाँ पे। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटो फॉस्फोराइलेशन का है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड में सेम वही हुआ कि यहाँ पर क्या है, एंटीना लगे हुए हैं, ने एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के फोटो सिस्टम सेकंड में पहुंचता है, कब, नैनोमीटर। ये अपना जो यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है जो कि क्लोरोफिल A है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और ये अपने
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, जो कि है थियोफाइटिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देगा। जल्दी से देखेंगे क्योंकि हमने ये सब चीजें पढ़ी आपने का, ये है यहाँ पे आपका आता है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, इसे देगा, इसे ये क्या देगा, साइटोक्रोम B6F को देगा, ये क्या देगा यहाँ पर PC को देगा, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन क्या देगा, फोटो सिस्टम 1 को ये इलेक्ट्रॉन पास कराता है। फोटो सिस्टम 1 क्या करेगा, अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पास कराएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए वो क्या होगा, यहाँ पे FeS होगा, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन FeS है, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे थियोफाइटिन है। अब ये 680 पे काम कर रहा है और ये 700 नैनोमीटर पे काम कर रहा है। इट मीन्स कि दोनों में से इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि 700 ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी इसके कंपैरिजन। अब इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FeS जो है वो देता है इलेक्ट्रॉन को FD को, ठीक है, पैराडॉक्सिन को। पैराडॉक्सिन क्या करता है, स्ट्रोमा में NADPH, यहाँ पर क्या आता है, ये क्या करेगा, NADPH NADP प्लस H, इसमें बात NADP प्लस में क्या करेगा, NADPH प्लस H प्लस आयन का फॉर्म, ठीक है। NADPH बनता है, इसी के साथ EQ से साइटोक्रोम में जब इलेक्ट्रॉन पास होता है, ये दोनों चीजें बन गई हैं। अब हमने कहा फोटो सिस्टम सेकंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया है, तो यहाँ पे होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी टूटता है 2H प्लस प्लस हाफ O2 में, और इन H प्लस आयन का यूज कौन करेगा, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड करेगा, जो कि यहाँ पे क्या हो चुका था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका। ये है यहाँ पर नॉन साइक्लिक प्रोसेस। हमने कहा था साइक्लिक प्रोसेस भी होती है, ठीक है। ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि आपके माइटो, अब हमने कहा था कि साइक्लिक प्रोसेस भी होती है। साइक्लिक प्रोसेस हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि स्टोमस हैलोकॉइड है, उसमें से फोटो सिस्टम सेकेंड है, फोटो सिस्टम 1 है, फिर से रिपीट करिए, उसमें से फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FD को इलेक्ट्रॉन ना दे करके PQ को इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे कि सिर्फ ATP बनती है, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। यह आपने नोट किया होगा, बनाया भी होगा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, एक बार आप उसे देख लेंगे। हमारे पास फॉस्फोराइलेशन दो प्रकार के आते हैं, हमने पढ़ा है साइक्लिक, फोटो, फॉस्फोराइलेशन का है नॉन साइक्लिक, फोटो, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी लाइट रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अपने तीन, चलिए फोटो फॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ चुके थे कि क्या होता है। कैमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में क्या आता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों चीजें होती हैं। ये हमने क्या है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर चाहिए होती हैं, तो हमने तीन चीज के बारे में बात, हमने कहा था कि H प्लस ग्रेडियंट होता है, इंटैक्ट मेम्ब्रेन होता है, और F1 चैनल होता है। ये सभी चीजें हमने यहाँ पे इनकी बात की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर C3 साइकिल की या डार्क, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन रोल इन फोटोसिंथेसिस। आपने कहा NADPH और ATP का रोल होता है फोटोसिंथेसिस। आपने कहा कि यहाँ पे डार्क साइकिल, डार्क रिएक्शन, तो अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि पर रात में डार्क रिएक्शन, डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी आवश्यकता है। तो हमने एक साइकिल पढ़ी थी इस प्रकार से, C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल इसे हम कहते हैं, पढ़ी थी और आप लोगों ने नोट भी की होगी, ठीक है। अब जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं, और आपके लिए होमवर्क में दिया था यहाँ पर कि बताइए कि एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्मेशन में कितने NADPH और कितने ATP यहाँ पर लगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसे रिवाइज कर लेते हैं। एक बार आप लोग साइकिल को देखिए। चलिए, तो हमने क्या बोला था कि एल्विन ने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, C14 वाले जो CO2 को देखा कैसा मॉलिक्यूल में जब CO2 जा रही है तो यहाँ पर क्या बनता है, 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसे हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह रहे हैं। 3 कार्बन वाला था, एक कार्बन ये, तो हमें लगा ये 2 कार्बन वाला होगा, तो हमें यानी कि जो कैल्विन है उन्हें लगा कि 2 कार्बन वाला,
ज़्यादा डिस्कवरी की। बाद में पाया गया कि जो RUBP है वो 5 कार्बन वाला राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, ठीक है, ये 5 कार्बन वाला था। 5 कार्बन के साथ एक कार्बन जोड़ी तो यहाँ पे 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है या 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन वाला बना। तो पाया गया कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसे हमने कहा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को शॉर्ट में PGA कहते हैं। तो PGA के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हो गए हैं? 6 कार्बन हो गए हैं। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने को कार्बोक्सिलेशन हमने कहा था। उसके बाद क्या होगा? पीजीए का क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ेगी? हाइड्रोजन जुड़ेगी। एडिशन जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन में आपने कहा NADPH का यहाँ पे यूज होता है, तो NADPH जो है वो NADP में कन्वर्ट हो जाती है। ATP जो है वो ADP में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना यहाँ पे? अब हमने क्या कहा कि जब रिडक्शन हुआ तो ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, और ट्रायोस फॉस्फेट भी जो है वो उसमें भी कितने 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, तो आपने कहा 3 कार्बन मॉलिक्यूल 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनते हैं। 2 ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब होता है कि 6 कार्बन। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है रीजनरेशन। जनरेशन में क्या हुआ? जो ट्रायोस फॉस्फेट है उससे फिर से RUBP का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रायोस फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल थे। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे। वो में कितने होंगे? 6 कार्बन होंगे। RUBP में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन तो यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं, एक कार्बन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। एक पूरी साइकिल में कितने कार्बन यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं? नीचे 1 हुए हैं, बाकी तो आपने कहा पूरी रीजन। अब हमें बनानी है यहाँ पर पूरे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6। क्या किया था हमने? जल्द से रिवाइज कीजिए। चलिए, तो आपने देख लिया। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि एक बार में अगर एक मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हुआ है तो हमें क्या है? 6 कार्बन चाहिए। 6 कार्बन के लिए हमें ये सेम साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी? 6 बार चलानी पड़ेगी। तो एक बारी में एक कार्बन, दूसरी बारी में दूसरा, तीसरी बारी में तीसरा, चौथा, 5। हमने कहा छठी साइकिल जो होगी यहाँ पे वहाँ कार्बन यहाँ, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे NADPH के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं? 2 होते हैं, और ATP के भी 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ATP का एक मॉलिक्यूल यूज होगा। ठीक है, एक यहाँ पे यूज होगा। एक साइकिल की बात कर रहे हैं। एक साइकिल में हमने कहा एक कैल्विन साइकिल में, ठीक, 1 कैल्विन साइकिल जो है या 1C3 साइकिल में जो NADPH है, NADPH है, वो कितने यूज होते हैं? 2 यूज होते हैं। और ATP कितने यूज होते हैं? यहाँ पे 3 यूज होते हैं। कैसे? 2 ATP का यूज यहाँ पे हुआ है और एक ATP का यूज यहाँ हुआ है, यानी कि 2 ATP का यूज रिडक्शन में हुआ है, एक ATP का यूज जो है वो रीजनरेशन में। ठीक है, तो मैंने कहा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फिक्सेशन में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने में कितने NADPH और कितने, तो आपने कहा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए जो कैल्विन साइकिल है वो 6 टाइम रिपीट होती है। टाइम में कितने NADPH थे? NADPH कितने हैं? एक साइकिल में कितने हैं? 2। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए साइकिल कितनी बार चली है? 6 बार चली है। हमने कहा एक कैल्विन साइकिल में कितने ATP यूज हुए हैं? हमने कहा 3। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को साइकिल कितनी बार चली है? 6 बार, 6। तो आपने कहा कि यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 12 NADPH और 18 ATP मॉलिक्यूल की आवश्यकता हमें होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। ठीक है, हमने कहा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने NADPH और कितने ATP की हमें आवश्यकता होती है? तो 12 NADPH हमें चाहिए होते हैं और 18 ATP हमें चाहिए। अगर सेम आपसे पूछा जाए कि एक कैल्विन साइकिल में, देखिए अभी हम पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा एक कार्बन को फिक्स करने के लिए या एक कैल्विन साइकिल में कितने NADPH होते हैं? 2 होते हैं।
सेकेंड जो चीज हमारे पास आती है, आपसे पूछा जाता है कि C3 साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे। पहला जो स्टेप आता है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास यहाँ पर आता है रिडक्शन, और तीसरा स्टेप हमारे पास आता है रीजनरेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ CO2, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, CO2 ऐड होती है। अब यहाँ पर हमने ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलेशन में शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है। शुगर का फॉर्मेशन जो होता है यहाँ पे कहाँ से होता है, शुगर का जो निर्माण होता है वो रिडक्शन से होता है। देन रीजनरेशन में आपने कहा फिर से RUBP बन रहा है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन में जो आपका प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आपने कहा कि जो PGA है वो शुगर नहीं है, बल्कि आप फुल फॉर्म खुद ही देख सकते हैं कि जो PGA है आपका वो क्या है, एसिड है यहाँ पर। इसके साथ हमने कहा कि यहाँ पर क्या बनेगी, फिर ट्रायो शुगर बनेगी, RUBP फिर से रीजनरेट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, शुगर आते हैं। क्लियर है इतना। C3 साइकिल कंप्लीट हो गई है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अभी पूरी तरीके से, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर हमने रूबिस्को की बात की थी। ये जो रूबिस्को है, रूबिस्को यहाँ पे क्या करता है, आपने कहा कार्बोक्सिलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रूबिस्को जो है यहाँ पर वो क्या है, एक तो ये कार्बोक्सिलेज भी है, ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजनेज भी है, यानी कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर और यहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, इस केस में जो रूबिस्को है वो ऑक्सीजन से ऐड हो जाता है। जब ये ऑक्सीजन से ऐड हो जाता है तो आपने कहा कि यहाँ पर ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है उसे एलिमिनेट कर देता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कार्बन यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि जो रूबिस्को है वो यहाँ पर एज अ ऑक्सीजनेज काम ना करे, यानी कि ऑक्सीजन से बाइंड ना हो, इसके लिए यहाँ पर आते हैं C4 प्लांट, और C4 प्लांट में चलती है C4 साइकिल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C4 साइकिल को पढ़ेंगे। इससे पहले लीजिए, चलिए अब हम यहाँ पर C4 साइकिल की बात करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, C4 साइकिल को थोड़ा सा पढ़ करके आएंगे। C3 साइकिल कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक की जो बात है वो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्योंकि C4 साइकिल में आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट था कि आगे भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अगर यहाँ तक की बात आप समझ चुके हैं, C4 साइकिल आपके लिए टफ नहीं है, आप समझ जाएंगे चीज़ों को। यहाँ तक की बातें इंपॉर्टेंट थी, बेस आपको बना करके चलना है, तो चीज़ों को आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, सेशन में नहीं करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए